हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही होगी। फ्रेंड्स, जैसे मैंने 2 वीडियो आपके साथ शेयर करी थी। तो पहले चैप्टर मैंने फिनिश कर दिया था और दूसरा चैप्टर भी मैंने दूसरी वीडियो में फिनिश कर दिया था। तो अब मैं लेकर आ गई हूँ एनसीईआरटी का तीसरा चैप्टर एंशिएंट हिस्ट्री का। और थर्ड चैप्टर को मैंने 2 पार्ट्स में डिवाइड करा है। तो मैं फर्स्ट पार्ट आज आपके साथ लेकर आई हूँ थर्ड चैप्टर का। उसका नेम है स्रोतों के प्रकार और इतिहास का निर्माण। कि स्रोतों के क्या क्या प्रकार थे जो मिले हैं प्राचीन भारत में और उनका इतिहास का निर्माण कैसे हुआ, ये है। तो फर्स्ट में तो मैं देखूंगी स्रोतों के प्रकार और सेकंड में हम देखेंगे इतिहास का निर्माण कैसे हुआ। तो जैसे इस चैप्टर में बताया गया है कि भौतिक अवशेष, ठीक है। और फर्स्ट जो मैं रीडिंग कर रही हूँ भौतिक अवशेष हैं और सेकंड है सिक्के और फिर इसके बाद आएंगे अभिलेख। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम इसकी रीडिंग करेंगे बहुत अच्छे से। तो फ्रेंड्स, भौतिक अवशेषों में क्या बताया गया है कि जैसे प्राचीन भारत के जो निवासी होते थे वो अपने पीछे बहुत सारे भौतिक अवशेष छोड़कर गए हैं। तो जैसे दक्षिण भारत में पत्थर के मंदिर हो गए और पूर्वी भारत में ईंटों के विहार हो गए, ये हमें धरातल पर न देखने को मिलते हैं और उस युग का स्मरण कराते हैं जब देश में भारी संख्या में भवनों का निर्माण हुआ। ठीक है। और इन भवनों के जो अधिकांश अवशेष है ना, वो टीलों के नीचे दबे हुए हैं। तो टीला क्या होता था? टीला धरती की एक सतह होती थी जो उभरे हुए भाग को कहते थे, जिसके नीचे पुरानी बस्तियों के अवशेष रहते हैं। ठीक है, पुरानी बस्तियाँ जो होती थी उनके अवशेष रहते हैं, उनके उभरे हुए भाग को टीला बोलते हैं। तो ये इसमें बताया गया है। और ये कई प्रकार का हो सकता है, जैसे एकल सांस्कृतिक, मुख्य सांस्कृतिक और बहुसांस्कृतिक, ये 3 टाइप इसमें बताए गए हैं। और कुछ टीले केवल चित्रित धूसर मृदभांड, मृदभांड मतलब जो बर्तन होते थे ना उस टाइम के, वो चित्रित और धूसर होते थे। और जैसे पेंटेड ग्रेववेयर संस्कृति के द्योतक हैं, कुछ सातवाहन संस्कृति के और कुछ कुषाण संस्कृति के। तो जो इसमें है संस्कृति वगैरह के बारे में बताया गया है कि किस टाइप की संस्कृति से रिलेट करते थे वो। और उत्तर काल की जो विशेष महत्व की होती थी वो संस्कृतियाँ। और इसमें बताया गया कि बहुसांस्कृतिक जो टीले थे ना, वो उत्तरोत्तर संस्कृतियाँ पाई जाती हैं उसमें। मतलब पहले तो उत्तर हुआ, फिर उत्तरोत्तर हुआ। ठीक है, उसके बाद जो कभी कभी एक दूसरे के साथ साथ चलती हैं। ठीक है, जैसे रामायण और महाभारत की भांति खोदे गए टीले का उपयोग हम संस्कृति के भौतिक और अन्य पक्षों के क्रमिक स्तर को उजागर करने के लिए कर सकते हैं। ये भी एक तरीके से प्राचीन भारत का ही पार्ट है। तो हम इन 2 पार्टों में इसको डिवाइड कर सकते हैं। टीले की खुदाई जो होती थी ना, वो मुख्यतः 2 प्रकार से होती थी, अनुलंब और क्षैतिज। जो अनुलंब उत्खनन होता था वो सीधी खड़ी लंबवत खुदाई होती थी। और जो इसमें क्षैतिज उत्खनन जो बताया गया है वो टीले का वृत्त भाग की खुदाई होती थी। ठीक है, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा पार्ट की खुदाई करना उसकी। तो ये 2 पार्ट बताए गए हैं, तो मैंने आपको शॉर्टली दिया है। तो क्षैतिज जो खुदाई होती थी खर्चीली होती थी, बहुत कम की गई हैं वो। तो मतलब इससे आपको पता चल रहा हो कि अनुलंब जो खुदाइयाँ हैं वो ज़्यादा करी गई हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो यही इसमें बताया गया है। और टीलों का उत्खनन कैसे हुआ उस टाइम पे, पुराने टाइम पे कैसे कैसे, मतलब लोगों ने किस टाइप से पता लगाया कि जो अवशेष मिले हैं वो कितने पुराने हैं। तो इसके लिए भी कुछ विधियां हैं। वो विधियां जैसे रेडियो कार्बन या कार्बन 14 या कार्बन का रेडियोधर्मी। ठीक है, ये कुछ समस्थानिक होते हैं जिनके द्वारा पता लगाया जाता है कि कितने पुराने हैं। तो फ्रेंड्स, ये तो मैंने आपको एक नॉर्मल तरीके से बता दिया। बाकी वो फर्स्ट रीडिंग है इस चैप्टर की मेरी, तो आप भी इसकी रीडिंग करिए। तो आपको तभी अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि कुछ चीज़ें इसमें कॉन्सेप्चुअल हैं, फैक्चुअल काफ़ी कम है इस चैप्टर में। तो आपको वो चीज़ें पढ़नी पड़ेंगी खुद से। ठीक है फ्रेंड्स, तो फिर उसके बाद मैंने सिक्के वाले पार्ट की रीडिंग करी कि सिक्के सबसे ज़्यादा कहाँ पर हुए और किस जगह में किन लोगों ने सबसे ज़्यादा सिक्कों का प्रचलन किया। हाँ,
तो इसको ना मुद्रा शास्त्र बोलते हैं, सिक्कों के अध्ययन को, और इंग्लिश में बोलते हैं न्यूमिस्टेमेटिक्स। ठीक है फ्रेंड्स। और धातु मुद्रा सिक्का चलता था, जिसको धातु धन भी बोलते थे। पुराने सिक्के जो होते थे वो तांबे, चांदी, सोने और शीशे के बनते थे। ठीक है फ्रेंड्स। जो पकाई हुई मिट्टियाँ होती थी उनके सिक्के के सांचे जो हैं वो बड़ी संख्या में मिले हैं, और अधिकांश अधिकांश सांचे जो हैं वो कुषाण काल के हैं मिले हैं, और गुप्तोत्तर काल के सांचे लगभग लुप्त हो गए थे उस टाइम पर। और प्राचीन काल में आज जैसी बैंकिंग प्रणाली नहीं थी, जैसे आज है प्रेजेंट टाइम में, ऐसी बैंकिंग प्रणाली तो नहीं थी। इसलिए लोग अपना पैसा मिट्टी और कांसे के बर्तनों में बड़ी हिफाजत से जमा करते हैं। जैसे आज के टाइम में पिगी बैंक होंगे आपके घरों में मिट्टियों के बने हुए, तो हम भी कभी कभी सेविंग कर लेते हैं फ्रेंड्स। तो उस टाइम में ऐसी ही चीज़ें होती थी उनके पास, जिसमें वो सेविंग करते थे अपने पैसों की। ठीक है फ्रेंड्स। तो यही चीज़ें इसमें सिक्कों के बारे में बताया गया है, कहाँ पर सबसे ज़्यादा है, कहाँ पर मतलब किस टाइप के सिक्के मिले हैं, यही सब बताया गया है। जैसे रोमन साम्राज्य के बारे में बताया गया है, जैसे विदेशी टकसालों में ढाले गए सिक्के भी हैं, और ये निधियाँ अधिकतर कलकत्ता, पटना, लखनऊ, दिल्ली, जयपुर, मुंबई और मद्रास के संग्रहालय में सुरक्षित है। ठीक है। और ब्रिटेन ने भी काफ़ी लंबे अरसे तक शासन किया, संग्रहालयों में भारतीय सिक्के ले गए वो अपने, और म्यूज़ियम वगैरह जो है लंदन में ब्रिटिश म्यूज़ियम है, उनमें भी ऐसी सूचियाँ उपलब्ध हैं सिक्कों की। तो बहुत सारे सिक्कों की सूचियाँ जो बनाना था वो प्रकाशित करना अभी बाकी ही है, क्योंकि ब्रिटिशर्स वगैरह ने उन पे अपना अधिकार कर लिया था। ठीक है। और सिक्कों के बारे में मैंने यही सब चीज़ें पढ़ी थी, और भी काफ़ी सारी चीज़ें इसमें डेप्थ में दे रखी हैं, कि जैसे गुप्त शासकों ने भी सिक्के चलाए काफ़ी बड़ी मात्रा में, कुषाणों ने तो चलाए ही थे, वो सब चीज़ें देखी। और ख़रीदी बिक्री जो होती थी वो सिक्कों के उसमें ही होती थी। और शीशे, पोटीन, तांबे, कांसे, चांदी और सोने के जो सिक्के हैं वो मौर्योत्तर काल में मिले हैं, और सोने के सिक्के ज़्यादातर गुप्त शासकों के काल में मिले हैं। तो फ्रेंड्स यही चीज़ें इसमें बताई गई हैं। गुप्तोत्तर काल में बहुत ही कम सिक्के मिले गए हैं, और ज़्यादातर इनमें देवताओं और राजवंशों के चित्र रहते थे। और इसके बाद मैंने अभिलेख वाला पार्ट फ्रेंड्स करा। अभिलेख में जैसे पुरालेख शास्त्र, एपिग्राफी बोलते हैं उसके अध्ययन को, और प्राचीन तिथि के अध्ययन को पुरालिपि शास्त्र बोलते हैं। और जो अभिलेख होते थे वो मोहरों, प्रस्तर स्तंभों, स्तूपों, चट्टानों, ताम्र पत्रों पर मिलते थे, और मंदिरों की दीवारों और ईंटों का भी मूर्तियों पर भी वो मिलते थे। तो ऐसी कई सारी चीज़ें हैं जो मिली हैं अभिलेख के रूप में, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी भी रही हैं जिनको पढ़ा नहीं गया है, जिनकी लैंग्वेज को पढ़ा नहीं गया है, और काफ़ी सारी लैंग्वेज थी जिनका पहले के टाइम में यूज़ करा गया था, और ताम्रपत्रों का भी प्रयोग आरंभ हो गया था उस टाइम पे। तो काफ़ी सारी चीज़ें फ्रेंड्स इसमें हैं, और क्या बोलते हैं कि बहुत कॉन्सेप्चुअल तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से इसमें समझाया गया है कि हड़प्पा सभ्यता में मोहरें किस टाइप की मिली हैं, किस टाइप के अभिलेख हैं, और उनमें लैंग्वेज कौन सी यूज करी गई है। आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा। थैंक यू फ्रेंड्स।